प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 अप्रैल को क्या स्टॉक मार्केट क्रैश करने जा रहा है, क्योंकि इसी दिन से यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही स्टॉक फंडामेंटल में मैं आपको पी रेशियो और पेग रेशियो के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एज ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो नाउ ट्रंप के बारे में जान लेते हैं कि ट्रंप ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं उससे क्या होगा मार्केट में और हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। टैरिफ का मतलब क्या होता है? तो टैरिफ का मतलब ये हुआ कि भाई यूएस में जैसे आप सामान बेच रहे हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ कीमत है सामान का, 100 रुपये में आप सामान कोई बेच रहे हैं। अब यूएस ने मान लीजिए 20% टैरिफ लगा दिया, तो ये जो 100 रुपीज़ का सामान है अब 120 रुपीज़ में यूएस में बिकेगा। और ये जो 20 रुपये वो कहाँ जाएगा? वो यूएस गवर्नमेंट के पास जाएगा। वो एक तरह से फ़ायदा आप उनको बोलिए, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया उनको। और जो यूएस में जो कंज्यूमर्स हैं वो जो 100 रुपये का जो सामान पहले ख़रीदते थे इम्पोर्टेड, अब वो 120 रुपीज़ उसी के लिए पे करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ टैरिफ, इसका मतलब होता है। ठीक है, अब ये है कि भाई ट्रंप ये टैरिफ क्यों खेल रहे हैं, क्या कारण है? ठीक है, तो वो इसलिए खेल रहा है। ऑफकोर्स इसका कुछ रीज़न है, वैलिड रीज़न है। ठीक है, तो नंबर 1 रीज़न क्या है कि भाई कुछ कंट्रीज़ के साथ यूएस का जो ट्रेड डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट का मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिसिट का मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए डिफिसिट हो गया। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है। इन कंट्रीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ आगे, उसको ये कम करना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा ना टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक है, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगाया हुआ है। लाइक इंडिया में भी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमने टैरिफ लगाया हुआ है। तो जब यूएस का सामान उन कंट्रीज़ में बिकने जा रहा है, जो यूएस के एक्सपोर्टर्स हैं, ऑफकोर्स उनको प्रॉब्लम होता है ना। ठीक है, वो जब बेचने जा रहे हैं आपके कंट्री में, जैसे इंडिया में आपने टैरिफ, इंडिया में कोई इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा आपने लगा दिया। ठीक है, तो जब यूएस का कोई ना एक्सपोर्टर यहाँ बेचने आएगा तो उसका सामान बहुत महंगा हो जाएगा, इंडिया में बिकेगा ही नहीं। तो अगर ये टैरिफ कम होता है, ठीक है ना, दूसरे कंट्रीज़ यूएस के डर से अगर टैरिफ कम करते हैं तो ऑफ कोर्स यूएस का जो एक्सपोर्टर है, यूएस में भी तो बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3 कि भाई इससे पैसा तो बनेगा यूएस का। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा तो जो भी डिफरेंशियल है ऑफ कोर्स वो एज अ प्रॉफिट मतलब यूएस गवर्नमेंट को जाएगा। तो ट्रम्प का प्लान क्या है? ट्रम्प का प्लान है टैक्स कट करने का। टैक्स कट जब करेंगे बड़ा स्केल पे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे रेवेन्यू लॉस होगा। तो उस रेवेन्यू लॉस को कवर अप करने के लिए भी ये जो एक्स्ट्रा पैसा उनको मिलेगा ड्यूटी से या फिर टैरिफ से, उसको काफ़ी हद तक ये कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके कारण ट्रंप ये करना चाहते हैं। 2 अप्रैल से ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई यूएस के सामान पे जो कंट्री जितना ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, यूएस भी उस कंट्री के उस सामान पे उतना ही टैरिफ लगाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए यूएस का कोई मोटरसाइकिल बनाने वाला कंपनी है इंडिया में, वो मोटरसाइकिल बना रहा है और बेच रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। तो वहाँ पे मोटरसाइकिल पे इंडिया ने मान लीजिए 20% का टैरिफ लगा दिया। तो मोटरसाइकिल का कीमत मान लीजिए 1 लाख है, तो इंडिया में वो 1,20,000 में बिक रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा रेसिप्रोकल टैरिफ में? और इंडिया का जब एक्सपोर्टर बेचने जा रहा है यूएस में, पता चला उस पर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं है, मतलब 1 लाख का अगर बाइक है तो 1 लाख में ही यूएस में बिक रहा है। तो अब यूएस बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम 20% मेरे मोटरसाइकिल पे चार्ज करो तो मैं भी 20% तुम्हारे मोटरसाइकिल पे चार्ज करूँगा। ठीक है, मतलब फेयर ही लगता है ना, सुन के तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। सही बात है भाई, यूएस पे जब तुम चार्ज करो तो उसको ही बनता है चार्ज करने का। ट्रंप यही बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत ज़्यादा या कम, तुम जितना मेरे पे चार्ज करोगे उतना ही मैं भी तुम्हारे ऊपर चार्ज करूँगा। ठीक है, अभी तक जो टैरिफ हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, अभी तक चाइना पे तो 20% उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, 20% पूरा चाइना पे लगा, जो भी सामान बिक रहा है यूएस में चाइनीज़, उस पर 20% का टैरिफ लगा है। उसके अलावा स्टील और एल्यूमिनियम पे कहीं से भी वो यूएस में आएगा किसी भी कंट्री से, उस पर 25% का टैरिफ लग चुका है। इसके अलावा कनाडा और मैक्सिको पे, मतलब कुछ आइटम्स पे, सारे पे नहीं, कुछ आइटम्स पे 25% का टैरिफ वहाँ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये टैरिफ फिलहाल लग चुका है। इसके अलावा
2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ स्टार्ट होगा और उसमें वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। अब हम कुछ डेटा देख लेते हैं, उससे समझ में आपको आएगा कि किन कंट्रीज़ पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है इन टैरिफ्स का। ठीक है, ये देखिए ना, यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, तो भाई मैक्सिको से उनका ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का फिगर देख सकते हैं, सारे फिगर्स बिलियन यूएस डॉलर्स में हैं और जैन 2025 का डेटा है ये, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, नंबर 1 मैक्सिको पे है, इनका कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, टोटल कितना परसेंटेज ऑफ ट्रेड कितना है। जैसे मैक्सिको का 14.5% टोटल ट्रेड का है, सब नंबर 1 है मैक्सिको ट्रेडिंग पार्टनर। नंबर 2 है कनाडा 13.5%। नंबर 3 है चाइना ट्रेडिंग पार्टनर। नंबर 4 है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ को मैंने रेड किया है। हाँ, चाइना का देखिए ना, चाइना से यूएस इंपोर्ट करता है 41.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का और एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, सिर्फ 9.9। हाँ, कितना कम हो रहा है, आप समझ सकते हैं डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है। उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड का अगर आप देखें, कितना बड़ा गैप है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। नीचे ही मैंने रेट किया आयरलैंड का, देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कितना बड़ा गैप है। वियतनाम का देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कितना बड़ा गैप है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस इसको लेकर क्यों इतना ज़्यादा चिंतित है, या ट्रंप इसको लेकर क्यों इतना ज़्यादा चिंतित है। होना भी चाहिए ना, बहुत बड़ा गैप। अब देखिए ये और इंटरेस्टिंग है, अगर आप ईयर टू डेट डिफिसिट देखेंगे, चाइना के साथ देखिए कितना बड़ा डिफिसिट है। स्विट्ज़रलैंड के साथ देखिए 22.1 का है। मैक्सिको के साथ, आयरलैंड के साथ, इंडिया देखिए 11वें नंबर पे आता है, -4.9। तो इससे आपको क्लियरली पता चल गया होगा ना चाइना को लेकर वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों होते हैं और क्यों वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने टैरिफ लगाया। इनफैक्ट बोल रहे थे चाइना पे 60% का टैरिफ लगा देंगे। आपको पिक्चर यहाँ पे क्लियर है ना, देख कर ही पता चल रहा है कि भाई सही बात है, यूएस में जो भी ट्रंप बोल रहे हैं उसका एटलीस्ट कुछ तो लॉजिक है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक के, बिना सिर पैर के बोल रहे हैं। यूएस को सही बात है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है। और अगर सारे कंट्रीज़ इस बात को कंसिडर करें और टैरिफ में वो भी थोड़ा मतलब सहूलियत दे यूएस, मतलब यूएस से जो एक्सपोर्ट आ रहा है उस पर भाई तुम टैरिफ नहीं लो या फिर कम लगाओ। ठीक है, तो वो अगर किया जाता है तो यूएस के लिए अच्छा है और सारे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गलत काम वो कर रहे हैं, मतलब ये डेटा देख के तो वही लगता है। ठीक है, अब देखिए टैरिफ किस पे लगेगा, तो मोस्टली देखिए ऐसा नहीं है कि सभी पे टैरिफ लगने जा रहा है या 100% सभी पे, मतलब जितने भी सामान है सब पे लगेगा। फिलहाल जो सिग्नल्स आ रहे हैं उससे वही लगता है, सेलेक्टेड आइटम्स पे ही लगेगा। और मोस्टली जहाँ पे ट्रेड डिफिसिट सबसे ज़्यादा है, मतलब डर्टी 15 वर्ड यूज़ किया जा रहा है, डर्टी 15, मतलब बेसेंट, स्कॉट बेसेंट जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई जो ऊपर वाले टॉप वाले कंट्रीज़ है ना 10-15%, उसको ही मोस्टली हम लोग टारगेट करेंगे, 10-15 कंट्रीज़ को। तो मोस्टली उन पे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वहीं पे डिफिसिट ज़्यादा है और जिस कंट्री के साथ सरप्लस है वहाँ तो खैर दिक्कत ही नहीं है ना। तो फिलहाल यही लग रहा है कि भाई लिमिटेड होगा, जिस तरह का डर का माहौल है शायद वैसा नहीं होगा, इसीलिए यूएस मार्केट्स में पॉजिटिविटी भी है। नाउ इंडिया रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, देखिए पीएम मोदी यूएस गए थे ना, उस समय डिस्कशंस हुआ था ना कि भाई जो भी ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सेटल किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया का काफ़ी सारा टीम यूएस में गया इसी रिलेटेड, और फिलहाल यूएस का टीम इंडिया में आया हुआ है। ठीक है, 25 मतलब आज है 25 है ना, 25 से 29 तक वो टीम इंडिया में ही रहेगा और वहाँ पे ये जो भी ट्रेड का इशू चल रहा है ना उसको रिजॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जोर शोर से चल रहा है और इनफैक्ट अभी जो टोटल ट्रेड है ना गुड्स और सर्विसेज मिला के इंडिया यूएस का अबाउट 200 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, उसको 500 बिलियन यूएस डॉलर्स बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि आने वाले सालों में इसको बढ़ाकर 500 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं सिर्फ इंडिया यूएस की पहले बात कर रहा हूँ, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। मोस्टली एक ट्रेड डील ना इस साल के अंत तक इंडिया और यूएस में हो जाएगा, तो मोस्टली हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि ज़ोर शोर से यूएस के साथ लगे हुए हैं कि भाई किसी तरह से एक ट्रेड डील हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व किया जाए ताकि ये एस्केलेशन और ना हो, ट्रेड वार नहीं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है ना, मतलब यूएस के लिए भी अच्छा नहीं है और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं। यूएस के लिए क्यों नहीं अच्छा है, नेचुरली ना उनके एक्सपोर्टर्स भी तो हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि
यूएस का ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन एक्सपोर्ट भी तो उनका अच्छा खासा है ना। तो अगर यूएस सभी पर टैरिफ लगाएगा तो दूसरे कंट्रीज़ भी और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो उससे यूएस को जो एक्सपोर्टर है उनको भी तो प्रॉब्लम होगा ना। तो ऑफकोर्स वो भी लॉबी करेंगे कि भाई ये सब सोच समझ के करो, हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल, मतलब यूएस अचानक जैसे टैरिफ लगा रहा है ना, तो सबका सामान यूएस में महंगा हो जाएगा, जो भी सामान बिकेगा। जो कंपनीज़ हैं जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करें इन सामान को, जो कि बाहर से आ रहा है, उसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा ना। तो उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, सामान महंगा बिकने लगेगा। जो कंज्यूमर्स हैं यूएस में उसको भाई प्रॉब्लम होगा। पहले ही इन्फ्लेशन काफ़ी जगह वहाँ पे काफ़ी बढ़ा हुआ है, और ज़्यादा बढ़ने लगेगा सामान का कीमत, तो कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, तो यूएस में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ों को देखकर जो भी मैंने आपको अभी बताया, ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। बिल्कुल टैरिफ थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप जो भी, मतलब अभी आपने डेटा देखा ना, तो यूएस को तो प्रॉब्लम है, डेटा देखकर लगता है। मोस्टली वो चाहते हैं कि थोड़ा रेशनलाइज किया जाए ताकि यूएस के फेवर में भी थोड़ी चीज़ें आएँ। तो मोस्टली एक बार वो हो जाएगा तो शायद ये जो टैरिफ का प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट आपको पता है कैसे रिएक्ट करता है ना, तो हो सकता है कि भाई कुछ ट्रंप की तरफ से कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट अगर आ जाए उस डेट के आसपास, हाँ, तो वहाँ पे 1-2 दिन के लिए हो सकता है, ठीक है। होगा नहीं होगा देखना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यू नेवर नो कैसे बिहेव करेगा। लेकिन हो सकता है 1-2 दिन तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा वॉलेटिलिटी आ जाए, वो भी तब जब ट्रंप की तरफ से कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता है, इसी तरह से चीज़ें चलती रहती है, तो मोस्टली कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। होगा भी तो वो शॉर्ट टर्म का होगा। देखिए सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ ना, सबको पता है कि 2 अप्रैल से ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है, ठीक है। एफआईआईज़ को भी तो पता है ना, एफआईआईज़ 5 महीने से लगातार बेच रहे थे इंडिया में, लगातार, ठीक है। अब जबकि 2 अप्रैल को ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो फिर उससे जस्ट कुछ दिन पहले क्यों उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया? आप ये सोचें ना, लॉजिक, ठीक है भाई। आइडियली तो ये करना चाहिए कि ठीक है 2 अप्रैल तक मैं वेट करूँगा, देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद कॉल लूँगा क्या करना है। तो जस्ट उससे पहले उन्होंने खरीदना क्यों शुरू किया, ये भी आपको सोचना चाहिए ना, ठीक है। तो यही है कि भाई इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क, खास इंडिया जैसी कंट्री को जहाँ की यूएस से कोई बहुत बड़ा हमारा ट्रेड नहीं है, और ख़ासकर यूएस के मामले में देखें तो यूएस के लिए इंडिया कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। बट एनी हाउ हमारा डिस्कशन तो चल रहा है यूएस के साथ, जो भी थोड़ा बहुत है उसे हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो लगता नहीं है इसके कारण कोई बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए। और कल के वीडियो में तो एनी हाउ मैंने आपको डिटेल में बताया कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप ऑफकोर्स ओवर वैल्यूड है, इसीलिए आप देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप आज भी गिरा हुआ है। जब जब बहाना मिलेगा और ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है। लार्ज कैप्स का वैल्यूएशन ठीक ठाक है, इसीलिए आप देख रहे हैं ना एफआईआईज़ खरीद रहे हैं, तो लार्ज कैप ऊपर जा रहा है। यही तो हम लगातार डिस्कस कर रहे थे कि भाई लार्ज कैप, उम्मीद है, होगा नहीं होगा क्या होगा फ्यूचर नोबडी नोज, हाँ, लेकिन उम्मीद है कि लार्ज कैप का परफॉर्मेंस आने वाले कुछ समय तक रिलेटिवली बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप मान कर चले। और यहाँ पे ये भी देखें ना, चलिए ठीक है, आपको पता भी चल जाता है कि मार्केट थोड़ा गिर जाएगा, ठीक है ना, 2-3%, 5%, तो क्या कर लीजिएगा वो जान करना। आप 10-20 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, 1-2 दिन मार्केट 2-3% या 5% गिर भी जाता है, ठीक है। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो ऐसा तो नहीं आप पूरा भी बेच देंगे और 1-2% या 5% गिरने के बाद पूरा इन्वेस्ट करेंगे, कोई खास मतलब तो नहीं बनता है ना भाई। उसका टैक्सेशन, टैक्स इम्प्लीकेशन, ये सब भी तो देखना है, प्लस आप सही समय पे इन्वेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, तो वहाँ पे सही बात है। अगर किसी को लगता है कि मार्केट थोड़ा गिर सकता है तो थोड़ा पैसा रखा जा सकता है, वो ठीक बात है भाई, थोड़ा पैसा रख लीजिए। अगर गिरता है तो इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं गिरता है तब तो फिर आपको जो करना है आप कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं तो पूरा इन्वेस्टेड हूँ ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत पैसा है, सही बात है, थोड़ा बहुत मेरे पास है। अगर गिरता है तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन सिर्फ उसके चक्कर में नहीं, कभी जब भी मार्केट गिरेगा, अच्छे वैल्यूएशंस पे मुझे स्टॉक मिलेगा तो मैं उस पर इन्वेस्ट करूंगा। इसको इस तरह से देखें। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर, इस जो टैरिफ का जो 2 अप्रैल का डेट है उसको लेकर नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत नी जर्क रिएक्शन हेयर एंड देयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क आइडियली फ़िलहाल नहीं लगता है कि पड़ेगा। नाउ हम जान लेते हैं पी रेशियो और पेग रेशियो। पी रेशियो तो ऑलरेडी मैंने पास्ट वीडियोस में आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, पेग रेशियो के लिए आपको पी रेशियो जानना ही होगा, उसके बिना पेग रेशियो आप नहीं जान पाएंगे, ठीक है।
तो पेग रेशियो यूज़ किस लिए करते हैं? तो देखिए, पेग रेशियो वैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो भाई फंडामेंटल चेक करेंगे ना, आरओई कैसा है, आरओसी कैसा है, डेट टू इक्विटी कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, सेल्स ग्रोथ कैसा चल रहा है, ये सब डेटा आप चेक करेंगे। उससे आपको पता चल रहा है कि भाई कंपनी फंडामेंटली कैसा है। एक बार आपने देख लिया कि नहीं कंपनी अच्छे क्वालिटी की कंपनी है, उसके बाद आप उसका वैल्यूएशन चेक करेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन मीन्स कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं बिक रहा है, क्योंकि महंगा स्टॉक खरीदेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। तो क्वालिटी एक अच्छा हो, नंबर सेकंड वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो। क्वालिटी बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत अगर ओवर वैल्यूड है वो चलता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घटिया क्वालिटी है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, तब तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। तो यही हमें वैल्यूएशन पता चलता है पी रेशियो और पेग रेशियो से। पी रेशियो का मतलब क्या हुआ? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। ठीक है, शेयर प्राइस क्या? मार्केट शेयर। ये तो आपको ईजिली मिल जाएगा ना स्टॉक एक्सचेंजेस में, भाई करेंटली किसी भी स्टॉक का मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, तो शेयर प्राइस हो गया। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या हुआ? तो अर्निंग पर शेयर का मतलब हुआ अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट, कि भाई कंपनी का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, एक साल का प्रॉफिट, लाइक लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है, ये हो गया अर्निंग्स। उसके बाद शेयर्स आउट, अर्निंग डिवाइडेड बाई शेयर्स आउटस्टैंडिंग। शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? कि कंपनी ने जो भी शेयर इशू किया है, जो कि शेयर होल्डर्स के पास है, मतलब कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं उसके पास जो शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उसे ही हम शेयर्स आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। जैसे मतलब हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स है, एफआईआईस के पास शेयर्स है, उसके बाद डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनके पास शेयर्स है। टोटल शेयर्स को ऐड अप कर देंगे तो शेयर्स आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे फिगर्स ऑफकोर्स आपको ईजिली मिल जाएगा। कंपनी, उस कंपनी के वेबसाइट पर फाइनेंशियल चेक करेंगे मिल जाएगा, गूगल करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस, आप ईपीएस सबसे पहले निकाल लेंगे कि भाई कंपनी का कितना प्रॉफिट आया है लास्ट 1 ईयर का। ठीक है, और कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, गूगल करेंगे मिल जाएगा, कंपनी का फाइनेंशियल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो ईपीएस निकल गया। अब मार्केट प्राइस में ईपीएस से आप डिवाइड कर देंगे तो पी रेशियो निकल जाएगा। पी रेशियो 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रेलिंग पी रेशियो, दूसरा होता है फॉरवर्ड पी रेशियो। ठीक है, ट्रेलिंग पी रेशियो में आप क्या करेंगे कि ये जो अर्निंग ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं ना, लास्ट 12 मंथ्स का आप या फिर लास्ट 4 क्वार्टर्स का आप प्रॉफिट ग्रोथ लेंगे। तो वो तो आपको पता होता है ना कि भाई पिछले 1 साल में कितना प्रॉफिट आया, तो ये हो जाएगा ट्रेलिंग पी। तो जब आप ये प्रॉफिट यूज़ करेंगे, ये डेटा यूज़ करेंगे, उससे जब आप ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो उससे जो पी रेशियो आप निकालेंगे उसको बोलेंगे ट्रेलिंग पी। ठीक है, फॉरवर्ड पी का मतलब ये है कि वहाँ पे आप ये जो अर्निंग्स है, प्रॉफिट ग्रोथ है ना, आने वाले 12 महीनों का या आने वाले 4 क्वार्टर्स का प्रॉफिट ग्रोथ निकालेंगे। तो ऑफकोर्स वो एस्टिमेट होगा, फ्यूचर है ना, आप गेस करेंगे, इंटेलिजेंट गेस करेंगे कि भाई आने वाले 1 साल में कितना प्रॉफिट बना सकती है कंपनी। ठीक है, तो उससे जब आप ईपीएस निकालेंगे और उसमें जब पी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो उससे बोलेंगे फॉरवर्ड पी। अब पेग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो पेग रेशियो का फार्मूला होता है पी रेशियो डिवाइडेड बाई ईपीएस ग्रोथ रेट। ठीक है, ईपीएस आपको पता है, ईपीएस ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि भाई फिलहाल ईपीएस कितना है कंपनी का और 1 साल के बाद ईपीएस कितना हो सकता है। अगेन ये भी एस्टिमेट है। ठीक है, आपको एस्टिमेट निकालना होगा कि भाई कितना ग्रोथ कंपनी किस रेट से ग्रोथ करेगा, प्रॉफिट 15%, 20%, 30%, किस रेट से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये जब आप पी रेशियो में ईपीएस ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको पेग रेशियो मिल जाएगा। पी रेशियो, ईपीएस, पेग रेशियो, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या होता है। सभी कुछ आपको कंपनी के वेबसाइट पे या थर्ड पार्टी वेबसाइट पे या गूगल पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पेग रेशियो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो पेग रेशियो आइडियली अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो अगर 1 से कम है पेग रेशियो, ठीक है, तो बोलेंगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 1 है तो बोलेंगे फेयरली वैल्यूड है, और 1 से ज़्यादा है तो बोलेंगे ओवर वैल्यूड है। क्लियर? लेकिन मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड करना होता है। देखिए, अगर कोई बहुत अच्छे क्वालिटी की कंपनी है, सारा जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा लग रहा है, तो इवन 2 के आसपास भी अगर पेग रेशियो है तो वो चलेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड बाकी सभी कुछ काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली वही 1 चलता है, 1 से कम या फिर 1 से ज़्यादा फिर 1। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो 2 के आसपास भी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, ज़्यादा डेट नहीं है, बाकी पैरामीटर्स बहुत अच्छा, तो चलेगा। अब देखिए, ये तो सिंपल है,
आप समझ गए होंगे। अब आप लोगों के लिए एक काम है, ठीक है, पी रेशियो, ईपीएस और पिग रेशियो आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेम फार्मूला यूज़ करें, ये मैं आपको डेटा भी दे रहा हूँ, ठीक है। अर्निंग दैट इज़ कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है लास्ट 1 ईयर में 50 करोड़ का। मार्केट प्राइस करेंटली है स्टॉक का 100 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद ईपीएस ग्रोथ, मतलब नेक्स्ट 1 ईयर में कंपनी का जो ईपीएस वो 15% से ग्रो होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, फार्मूला भी है, डेटा भी है, आप इसको कैलकुलेट करें और कमेंट में लिखें कि इस डेटा के आधार पे पी रेशियो क्या होगा, ईपीएस क्या होगा और पेग रेशियो क्या होगा। ऑफ कोर्स मैं रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। कंपनी के या फिर स्टॉक के फंडामेंटल रिलेटेड कोई क्वेरी है, मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।